So hello everyone. I hope each and every one of you doing absolutely good. Now let's begin our next chapter, locomotion and movement. Movement is one of the significant features of living beings. Animals and plant exhibit a wide range of movements. तो जो मूवमेंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग बींग्स का. आपको नॉन लिविंग थिंग्स ना मूव करते हुए नहीं दिखेंगी. अब यू विल से कि आप व्हीकल्स देख रहे हो तो वो दे कैन मूव, नहीं, पर वो तो है ना, अपने आप तो नहीं चल रहे हैं, उनको भी तो ऑपरेट किया जाता है. तो जो लिविंग बींग्स हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो लोकोमोट कर सकते हैं. प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीम करना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि अमीबा है वो सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है. ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स तो होगा नहीं, प्रोटोप्लाज्म मूव स्ट्रीम करा रहे हैं और वो ये अमीबा के अंदर होता है, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है. मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजुला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो सीलिया का मूवमेंट, फ्लैजुला का और टेंटिकल्स का जो मूवमेंट है वो कई सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं, है ना. ह्यूमन बींग्स भी अपने लिम्स मूव कर सकते हैं, जॉज, आईलिड्स, टंग, है ना, ये सारा कुछ मूवमेंट में आता है. ठीक है, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ लोकेशन और प्लेस, है ना, मतलब प्लेस या लोकेशन जब चेंज हो जाती है इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से. जैसे आपकी जॉज, ये आपकी जो लिम्स हैं वैसे मूव कर सकते हैं हम लोग, एक जगह लोकेशन पे रहे फिर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन लिम्स अगर लोकेशन में चेंज लेके आ रहे हैं लिम्स की वजह से तो किस में चला जाएगा, लोकोमोशन में चला जाएगा वही मूवमेंट. सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन. वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स. ठीक है, तो ये मूवमेंट्स तो हो गई, पर ये लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं, मतलब ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि चेंज ऑफ लोकेशन ला रहे हैं. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं कि मतलब अलग अलग हों, किससे, जो हमारे मूवमेंट्स लेके आते हैं ऑर्गन्स उनसे. तो जो आपको मूवमेंट्स करवाते हैं वही लोकोमोशन करवा देते हैं. जैसे कि आपका पैरामीशियम है ना, उसमें जो सीलिया होता है, एक प्रोटिस्ट पैरामीशियम, जो सीलिया होता है वो फूड को साइटोफेरिंग्स के थ्रू मूव करवाता है ना. जो उसकी बॉडी में साइटोफेरिंग्स होता है उसके थ्रू फूड भी उसके थ्रू फूड पास होता है, किसकी मदद से, सीलिया की मदद से. और सीलिया जो है वो लोकोमोशन में भी हेल्प कराते हैं उसको. हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को यूज़ कर सकता है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, और उसको लोकोमोशन के लिए भी यूज़ कर सकता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी. हम अपने लिम्स को अपने बॉडी पॉस्चर, जैसे कि आप योगा करेंगे तो आपके पॉस्चर्स में चेंज आता है, अपने लिम्स से पॉस्चर में चेंज ला सकते हैं, और हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लोकोमोशन. हमें ये पता चलता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन अलग अलग नहीं पढ़े जा सकते, ये लिंक हो सकते हैं. कैसे, कि जितने भी लोकोमोशंस हैं उन सब में मूवमेंट्स तो होगा ही होगा. ठीक है, लेकिन सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं कहला सकते. क्यों, क्योंकि मूवमेंट क्या है, वो तो एक जगह बैठे बैठे भी हो सकता है, पर लोकोमोशन एक से दूसरी जगह जा रहे हो तो मूवमेंट तो अपने आप हो जाएगा. लोकोमोशन के जो मूवमेंट हैं बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से लोकोमोट करते हैं, और वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस जगह रह रहे हैं और किस सिचुएशन में है. जैसे कि लोकोमोशन किस लिए होता है, जनरली फूड की सर्च के लिए, है ना, खाने के लिए, रहने के लिए, मेट के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, है ना, फेवरेबल कंडीशंस, या फिर जो उनके एनिमीज़ है, दुश्मन है, उनसे बचने के लिए भी लोकोमोशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट. सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. तीन तरह के मेन मूवमेंट्स होते हैं. पहला होता है अमीबॉइड, दूसरा सीलियरी, तीसरा मस्कुलर. ठीक है, तो जो कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि मैक्रोफेजेस, है ना, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, यस. तो ये क्या करती हैं, ये मतलब ना फेगोसाइटोस करने का काम करती हैं मेनली. अब फेगोसाइटोस मतलब कोई फॉरेन एलिमेंट अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उनको ये खा लेती हैं, उनको मार देती हैं. तो ये मूवमेंट कैसे शो करती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, समझ रहे हो. इसमें भी इस तरह के, जैसे मान लीजिए ये आपकी है सेल है, और इसको यहाँ दिख गया कि फॉरेन पार्टिकल है, तो व्हाट विल इट डू, कि ये यहाँ से ऐसे करके अपना जो स्ट्रक्चर ऐसे करके जो बनाएगी, ऐसे मान लीजिए ऐसे करके, एंड आफ्टर सम टाइम ये जो है इसको कवर अप कर लेगी अपने पूरे बॉडी के अंदर. तो इससे ये पता चल जाएगा, इससे क्या हुआ कि ये जो
फॉरेन पार्टिकल था उसको ही इंजेस्ट कर लिया, है ना। तो ये चीज़ है, ये अमीबॉइड मूवमेंट करवाते हैं ये दोनों, मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स। इट इज़ इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया। अब जो बन रही थी ना मतलब प्रोटोप्लाज्म मूव कर रहा है ना, समझ रहे हो। फॉल्स फीड जो बन रहा है उसी की मदद से तो ये कर पा रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग एज एन अमीबा, जैसा कि अमीबा में होता है ना। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट में। हमें क्या लगता है जैसे कि सीलिया और जो फ्लैजेला हैं उनके अंदर हमें मिलते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, है ना, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह मिलते हैं। तो हमें लगता है कि वहीं पर जो है साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स यूज़ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, वो हमारे अमीबॉइड मूवमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, सीलियरी मूवमेंट्स अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, है ना। तो सीलिया की मदद से जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे जिनमें सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। समझ में आ रहा है। तो जैसे कि आपके दो जगह होती हैं, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स, है ना। वहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, और सीलिया का जो मूवमेंट होता है हमारी ट्रेकिया के अंदर, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं और जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी नीजल पैसेज में आ गए हैं उनको रिमूव कराने का काम कौन करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया। ठीक है। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाई सीलियर मूवमेंट। मैंने आपको बताया था ना, फेलोपियन ट्यूब सील, उसमें सीलिया वो होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया जो है ओवा को मूव कराने का काम करते हैं यूनि डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। हमारे लिम्स का मूवमेंट, हमारे जॉज का, टंग, ये सभी मस्कुलर मूवमेंट है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जीभ में अगर मूवमेंट है, लिम्स में मतलब जॉज में है, तो मसल उसमें नहीं रोल पे कर लेंगे, मसल्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑफ देम। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो मसल्स की है वो किस लिए यूज़ करी जाती है, लोकोमोशन के लिए। कॉन्ट्रैक्टाइल की प्रॉपर्टी मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो आपके लिम्स करते हैं ना, अगर ये नहीं करते तो स्टिफ होते, तो आपके बेंट नहीं करते, फिर आगे नहीं रख पाते आप पैर, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, मूव कर पाते हो। अदर मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं ह्यूमन बींग्स, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसीलिए जा पाते हैं। लोकोमोशन में ना तीनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, मस्कुलर, स्केलेटल, न्यूरल, तीनों सिस्टम का जो आपका कोऑर्डिनेशन है होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट मसल पढ़ेंगे। ओके, हमने चैप्टर 8 देख रखा है जिसमें सीलिया फ्लैजेला जो है वो सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। फ्लैजेला का जो मूवमेंट है वो स्पर्मेटोजुआ, ठीक है, फ्लैजेला होता है स्पर्मेटोजुआ के पास, उससे मूव करता है। वाटर करंट का मेंटेनेंस किसमें, स्पंज जो होते हैं ना, पॉरीफेरेंस, उनका जो कैनाल सिस्टम होता है, वाटर सिस्टम, तो उसमें जो स्पंजेस होते हैं, मतलब स्पंजेस के अंदर जो ये कैनाल सिस्टम होता है ना, तो उनमें क्या है, फ्लैजेला के थ्रू वाटर मेंटेन रहता है। ठीक है। और प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना, यूग्लिना के पास भी आपको पता है फ्लैजेला होता है, एक छोटा एक बड़ा होता है ना। मसल क्या है, स्पेशलाइज टिश्यू है, मीजोडर्मल ऑरिजिन है, जैसे कि आपका हार्ट मीजोडर्मल था, एंड मसल और ऑल्सो मीजोडर्मल। लगभग 40 से 50% जो बॉडी का वेट है वो कौन बनाती है, मसल्स बनाती हैं। इनके पास 4 प्रॉपर्टी होती हैं जिसको हम लोग सी ट्रिपल ई भी कह सकते हो। ठीक है। सी ट्रिपल ई मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है। अच्छा, ये क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपको पता है। आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, समझ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो मतलब एक्सटेंट भी कर सकती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी हो गई। और एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, जब कोई सिग्नल आ रहा है ना, हमारे ब्रेन से कोई सिग्नल आ रहा है तो उसके थ्रू जो है आप या बॉडी का मूवमेंट होता है। ठीक है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। लोकेशन के बेस पे मसल ग्राफाइज, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़, और किस बेस पे वो मतलब किस तरह वो बॉडी में अपना रोल प्ले कर रही हैं, कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही हैं, उसके बेस पे हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑफ लोकेशन, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। अब स्केलेटल मसल क्या होती हैं, वो मसल्स होती हैं जो कि क्लोजली हमारी स्केलेटल कंपोनेंट से जुड़ी हैं बॉडी की। ठीक है। इनके पास स्ट्रैप्ड अपीयरेंस होती है, वो क्यों होती है, एक्टिन मायोसिन की वजह से। मतलब स्ट्रैप्ड क्या होता है, उनमें ना धारियाँ होती हैं ऐसे, समझ रहे हो, इन मसल्स के अंदर। और क्या है, इसीलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। इनकी जो एक्टिविटी है वो हमारे कंट्रोल में होती है नर्वस सिस्टम के,
इसलिए हम लोग इनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इनका प्राइमरली फंक्शन होता है लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पॉस्चर। समझ रहे हो? ये प्राइमरली इनका काम है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। दूसरी है हमारे पास विसरल मसल्स। ये हमारी इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स में होती हैं, है ना। जो हमारे इनर ऑर्गन्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी ये मसल्स। ये कहाँ पे, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये इनमें कोई स्ट्रेशंस नहीं होती, है ना। एकदम स्मूथ दिखती हैं, कोई धारियाँ नहीं दिखेंगी, स्मूथ दिखेंगी। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स, या कह सकते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, है ना। कोई स्ट्रेशंस नहीं। इनकी जो एक्टिविटी है वो हमारे कंट्रोल में डायरेक्ट नहीं होती। समझ रहे हो? हम नहीं कंट्रोल कर सकते कि यार पेट पे ना अब ये मसल काम करे तो अब खाना पच जाए, अभी ना पके, मतलब अभी ना पचे खाना और थोड़ी देर में पचे, ऐसा नहीं। खाना जाएगा तो पचेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं। एंड देयर फॉर आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट। इससे ये करते क्या हैं, ये वाली जो मसल्स हैं, आपका फूड का ट्रांसपोर्ट कराना, जैसे कैनाल के थ्रू, है ना, और आपके या फिर गैमेट्स का मूवमेंट जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू, है ना। तो जब गैमेट मूव कर रहे होंगे जिस जगह, वहाँ पे आपकी स्मूथ मसल्स काम आती हैं, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो आपने देखा होगा ईसोफेगस वगैरह में पेरिस्टाल्सिस, अगर आपने पढ़ा हो, अब तो डाइजेशन कट किया है चैप्टर, जो जो मूवमेंट होती है वो स्मूथ मसल्स की वजह से होता है। अब जैसा कि नाम बताता है कार्डियक मसल्स, वो मसल किसकी होंगी, हार्ट की होंगी। कार्डियक मसल ब्रांचिंग पैटर्न में एकदम फ्यूज जाती हैं। इनमें ना आपको गैप जंक्शंस देखने को मिलते हैं, है ना, इंटरकैलरी डिस्क देखने को मिलती है। अपीयरेंस की बेस पे देखें तो ये स्ट्रेटेड होती हैं, मतलब इनमें स्ट्राइटेड होती है, मतलब स्ट्रिएशंस मिल जाएंगी। ये इनवॉलेंट्री हैं, हम अपनी मर्जी से तो नहीं करेंगे कि यार हार्ट थोड़ी देर रुक जाए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मत करो, थोड़ी देर बात करना, नहीं। तो वो तो लगातार करेगी, ठीक है, हमारे कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं। लेट अस एग्जामिन स्केलेटल सिस्टम, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा ई मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल in our body is made of number of muscle bundle of fascicles hold together. each organized skeletal muscle जो है हमारे जो, मतलब एक स्केलेटल मसल, तो ये मेरे पास मसल है। मसल में कई सारे क्या होते हैं, मसल बंडल होते हैं। अब ये मसल बंडल, ये मसल बंडल है, ये भी मसल बंडल है, ये मसल बंडल्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये मसल बंडल्स हैं, इनको हम लोग और क्या कहते हैं, फेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेसिकल्स कहते हैं, जो कि कॉमन कोलेजनस कनेक्टेड टिश्यू लेयर, जिसको फेसिया कहते हैं, उससे क्या है, ये बाउंड है। समझ रहे हो? ये फेसिकल्स है, मसल बंडल जिन्हें हम कह रहे हैं, समझ रहे हो? पूरी क्या है, मसल है, ये मसल बंडल जिसको फेसिकल कह रहे हैं, और इनके जो बीच में कॉमन कोलेजनस सब्सटेंस आपको दिख रहा है जो इनको होल्ड करके रखता है फेसिकल्स को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेसिया कहते हैं। बाय अ कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको हम लोग फेसिया कहते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। अब सुनो, एक जो मसल बंडल या जिसको फेसिकल कह रहे हैं, अब उसको हम समझना, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स अरेंज होती है ना। क्या अरेंज होती है, मसल फाइबर्स अरेंज होती हैं। अब मसल फाइबर को मसल सेल भी कहते हैं। देखो अब ना, आप डायग्राम देख सकते हो, ये क्लियर है, ये पूरी मसल है, पूरी मसल है, यस। इसमें जो आपको दिख रहे हैं फेसिकल्स, मसल बंडल दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रही होगी कवरिंग, सार्कोलेमा। ये आगे आप पढ़ाएंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। तो मैंने आपको क्या बोला कि फेसिकल मसल बंडल के अंदर क्या होती है, मसल फाइबर या मसल सेल होती है। मसल सेल के अंदर क्या होता है हमारे पास, मसल सेल या जिसको मसल फाइबर कह रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सार्कोलेमा कह रहे हैं, उसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। ये मसल फाइबर की, मसल की वो सेल हैं, मान लीजिए ये मसल की वो सेल हैं जो कि इनकी जो कवरिंग होती है इसको सार्कोलेमा कहते हैं। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। और मसल फाइबर जो है वो सिंसीशियम है, मतलब मसल फाइबर सिंसीशियम है, इसमें मतलब कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, कई सारे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई। क्लियर है ये चीज़? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, मसल फाइबर के अंदर मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इसकी होती है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके पास क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं कैल्शियम आयंस के, ठीक है। इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है ना।
ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मसल फाइबर का, जिससे कि अच्छा आगे क्या है कि जो अब मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर आपके पास लार्ज अरेंज फिलामेंट्स मिलेंगे सारकोप्लाज्म में। क्या मिलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स, है ना। आपको इसे करके लार्ज नंबर में अरेंज पैरेलली फिलामेंट्स मिलेंगे। अब वो फिलामेंट्स एक्टिन के हो सकते हैं, मायोसिन के भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक्टिन मायोसिन मतलब दोनों के ही फिलामेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टिन किसी में मायोसिन, दोनों के फिलामेंट्स होते हैं, पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं। अब इनको हम लोग मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, समझ रहे हो। तो अब आपको समझ में आया, इसमें जो मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स जो हैं, पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स जो हैं, ये इनके अंदर आपको अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलेगा। अब पूरी बात समझना, अगर थोड़ा भी हॉपस्कॉच हुआ है तो ये आपकी मसल सेल या मसल फाइबर है, यस, मसल फाइबर या मसल सेल। उसके अंदर ये आपकी सिंसेशन कंडीशन में कई सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, यस। ये आपका क्या है, सार्कोप्लाज्म है। ये आपको जो इसके अंदर ना कई सारे क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं या मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स होते हैं। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स हैं, इनमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। A detailed study of myofibrils has established that the striated appearance is due to distribution of two important proteins. अब इनका जो स्ट्राइटेड दिख रही है ना, जो हमें स्केलेटल मसल्स, वो दो की वजह से होती हैं, दो प्रोटीन्स की वजह से। एक होती है एक्टिन एंड दूसरी होती है मायोसिन। लाइट बैंड में एक्टिन होता है, उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं बैंड, वेयर इज द डार्क बैंड को एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। एक्टिन होता है, ठीक है, लाइट बैंड में एक्टिन होता है, उसको आई बैंड कहते हैं या आइसोट्रोपिक बैंड। डार्क बैंड में अनाइसोट्रोपिक बैंड। और अनाइसोट्रोपिक जो बैंड होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन प्रोटीन होती है, समझ रहे हो ना। बोथ द प्रोटीन्स आर इन रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रल्स, समझ में आया? अब जो दोनों ही जो प्रोटीन्स की जो हैं आपके फिलामेंट्स हैं, वो दोनों ही क्या होता है, एक दूसरे के तो पैरेलल होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके थिक फिलामेंट हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके मान लीजिए ये वाला जो है आपका, ये दिस इज द थिक फिलामेंट, क्लियर? यस। तो ऐसा होता है कि ओके, क्या होता है कि बोथ द प्रोटीन जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही क्या है, रॉड लाइक हैं, और दोनों ही पैरेलल एक दूसरे के हैं। और जो मतलब जो आपकी जो एक सेल होगी मसल फाइबर की या फिर मायोफाइब्रल से होते हैं, उनके भी पैरेलल ही होती है, समझ रहे हो। मान लो ये एक सेल है, तो इसके भी देखो क्या लिखा हुआ है, इसके भी पैरेलल है ना, इसके भी तो पैरेलल है। तो ये लिखा है पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के भी पैरेलल हैं। और मसल जो मायोफाइब्रिल्स हैं उनके भी पैरेलल, मायोफाइब्रिल की जो एक्सिस है उसके भी। अब लॉन्गिट्यूडनल तो आपको पता होता है ना, देखो ऐसा होता है कई बार मिस्टेक हो जाती है, लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स, तो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। जैसे कि ये है हमारे पास, तो अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो ये, और लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो ये, समझ रहे हो। ये होता है। एक्टिन फिलामेंट्स थिनर होते हैं मायोसिन के कंपैरिजन में, इसलिए इनको हम लोग थिन और थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली कहते हैं। सेंटर पे जो है आई बैंड के इलास्टिक फाइबर होता है, जिसको जेड लाइन कह रहे हैं, जो कि उसको बाइसेक्ट करता है, समझ रहे हो। एक आई बैंड जो होता है, अगर आपको अगर आगे डायग्राम में भी दिखा देंगे, उसमें आई बैंड के बीच में क्या होती है, जेड लाइन होती है, एक इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिक फाइबर की एक लाइन होती है जिसको जेड लाइन कहते हैं, जो कि उसको बाइसेक्ट करती है। थिन फिलामेंट जो होते हैं फर्मली अटैच टू द जेड लाइन, जेड लाइन से थिन फिलामेंट्स फर्मली अटैच्ड होते हैं, है ना, टाइट नहीं, थोड़े से अटैच होते हैं। जो जो थिक फिलामेंट्स हैं ए बैंड में, जो ए बैंड में थिक फिलामेंट्स हैं, वो भी मिडल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। देखो ऐसे आप बोलता रहो तो आपको समझ नहीं आएगा। मान ये जो है आपके, देखो इनमें जो स्ट्रेशंस है वो हल्की है, तो ये थिन हो गए। अब दीज आर हेल्ड इन, ये देखिए मिडल में कौन सी है, थिन इलास्टिक फाइबर की लेयर है, जिसको हम लोग जेड लाइन बोलते हैं, क्लियर, इसमें यहाँ पे। और जो थिक फिलामेंट हैं, ये वाले थिक फिलामेंट जो हैं, इनके जो बीच में होती है, इसको बोलते हैं एम लाइन, समझ रहे हो। ये भी आपकी कैसी है, थिन फाइब्रस है ना, फाइब्रस लिखा हुआ है, ओके। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग एम लाइन कहते हैं,
ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली लगे हुए थे लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल्स में, आपको पता है। ओके, पोर्शन जो कि मायोफाइब्रिल का दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच में होता है, दिस इज अ जेड लाइन, दिस इज अ जेड लाइन, इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड अ सार्कोमियर, और हम लोग इसको सार्कोमियर कह रहे हैं। ठीक है, ये एक फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की, इसको सार्कोमियर कह रहे हैं। रेस्टिंग स्टेट में जो थिन फिलामेंट की जो एजेस हैं ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट partially overlap the free ends of a thick filaments leaving the central part of the thick filament। अब इसका मतलब क्या है, जब इस रेस्टिंग स्टेट में आपकी जो सार्कोमियर है, समझ रहे हो, तो जो थिन फिलामेंट्स की जो एजेस हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। ये आपको चीज़ ना मेरे को लगता है इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये वाले, दे आर पार्शियली ओवरलैपिंग, कंप्लीटली तो ओवरलैप नहीं कर रही, बीच में जगह खाली दिख रही है ना, ये किस लिए बोल रहे हैं, कंप्लीटली ओवरलैप तो नहीं किया, पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, ये पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं किसको, थिक फिलामेंट को। तो थिन फिलामेंट्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड से पार्शियली ओवरलैप करते हैं थिक फिलामेंट को, तो ना ये लिखिए। और बीच में क्या है, जगह छोड़ देते हैं, और उसी जगह छोड़ने की जिसमें जगह छोड़ी हुई है ना सेंट्रल पार्ट, जो कि थिन फिलामेंट से जो है वो ओवरलैप्ड नहीं है, उसको एच जोन कहते हैं। तो पूरा देखेंगे तो ये आपकी जेड लाइन है, जिससे कि आई बैंड जो आपके एक्टिन फिलामेंट्स है वो ये फॉर्मली अटैच्ड है, और बीच वाला जो रीजन है दैट इज़ कॉल्ड एच जोन, है ना, जो कि ओवरलैप्ड नहीं है थिन फिलामेंट से। इस वाले जोन को ना ओवरलैपिंग जोन्स भी कहते हैं, इन वाले जोन्स को जिसमें दोनों होते हैं। और ये वाला तो आपका है ही आई बैंड, दोनों तरफ आई बैंड होता है। अच्छा, एक सार्कोमियर क्या है, दो जेड लाइन्स के बीच में, ये सार्कोमियर होती है दो जेड लाइन्स के बीच में, है ना। और एक सार्कोमियर में क्या होता है, हाफ आई बैंड तो इधर है, हाफ आई, और एक हाफ आई इधर है, यस, और ये हाफ आई इधर हो गया, इधर हाफ आई, इधर भी हाफ आई, और बीच में एक पूरा ए बैंड है ना, ये पूरा ए बैंड। तो एक सार्कोमियर में ये सारे पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। हर एक जो एक्टिन जो थिन फिलामेंट है, ये दो फिलामेंटाइज एक्टिन से बना हुआ होता है। आगे डायग्राम देखेंगे। हेलिकली जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिलामेंट है, तो ये हेलिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दो फिलामेंट। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन। अब ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये लंबे लंबे धागे मिल गए। अब जो एफ एक्टिन है, जिसको फिलामेंटस एक्टिन है, ये ग्लोबुलर एक्टिन से मिलके बना होता है, ऐसे समझ रहे हो, ये ग्लोबुलर एक्टिन से मिलके बना होता है। ईच एफ एक्टिन पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन। दो फिलामेंट अनदर प्रोटीन जिसको ट्रोपोमायोसिन कह रहे हैं, ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब जो है आपके पास दो फिलामेंट और होते हैं दूसरे प्रोटीन जिसको ट्रोपोमायोसिन कह रहे हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा ना, तो आप लोग कहोगे यस ये सही है, नीचे दिया गया है। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ट्रोपोमायोसिन पे। रेस्टिंग स्टेट में सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट। देखो दिस इज द स्ट्रक्चर, दो आपको दिख रहे हैं हेलिकली बाउंड, आपको दिख रहे होंगे ये, ठीक है, ये जो आपके हेलिकली बाउंड है ना। पीछे वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले जो ग्लोबुलर है ना, ग्लोबुलर आपको दिख रहे हैं ऐसे सर्कल में जो आपको दिख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोनों की। अब ये जो है ये हेलिकली बाउंड है, इसके ऊपर होती है ट्रोपोमायोसिन की प्रोटीन। ये देखो, ये ट्रोपोमायोसिन जो थ्रेड लाइक है ना, ये ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन है, यस, जो कि अलोंग द लेंथ पूरे में चलती है रेगुलर इंटरवल पे, है ना। जो है आपके ट्रोपोमायोसिन पे आपकी ट्रोपोनिन दिखती है, ये लिखा हुआ था, है ना। तो वो क्या करती है, एक्टिन पे जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं, मतलब कि ये कि जैसे कि आपकी ये एक्टिन्स है, ठीक है, तो इस पे ना एक्टिन्स पे ना मायोसिन, जब ये वाली जो मायोसिन है का हेड है, ये आके यहाँ बाइंड करेगा, लेकिन जो ट्रोपोनिन होती हैं वो आपकी इस तरह से इसको कवर अप कर रही होती हैं, है ना। अब ये इसको कवर अप कर लेंगी, इसका मतलब क्या है कि वो मायोसिन को बाइंड नहीं होने देंगी जब तक ये कवर अप कर जाएंगी। तो ये होती हैं ट्रोपोनिन, है ना। ये आपको जो ट्रोपोनिन दिख रही हैं, ये इसको मास्क करके रखती हैं बाइंडिंग साइट को, यही लिखा हुआ था, है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं, वो ट्रोपोमायोसिन पे रेगुलर इंटरवल्स में है, और वो ना क्या करती हैं, रेस्टिंग स्टेट में
मास्क करती हैं एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन। मायोसिन के लिए जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसको, ठीक है, मायोसिन को बाइंड नहीं होने देती तब तक जब तक रेस्टिंग में स्टेट में। हर एक जो मायोसिन थिक फिलामेंट है उसको पॉलीमराइज्ड प्रोटीन कहते हैं। पॉलीमराइज्ड क्यों कहते हैं? पॉलीमर से मिलकर बनी हुई होती है। मैनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। एक थिक फिलामेंट बनाने के लिए एक जो थिक फिलामेंट आपको बन रहा है वो कई सारे मीरोमायोसिन से बनता है। मीरोमायोसिन मतलब, मीरोमायोसिन एक सिंगल यूनिट जो होती है ना, तो कई सारे मीरोमायोसिन मिलके एक थिक फिलामेंट बनाते हैं। हर एक मीरोमायोसिन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड जिसमें कि शॉर्ट आर्म भी आता है, और एक टेल होती है। जो फॉर्मर है, जो पहले ग्लोबुलर हेड अलॉन्ग विद द शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन, एंड लेटर जो बाद में शॉर्ट जो टेल है दैट इज कॉल्ड द लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन के दो कंपोनेंट हेड शॉर्ट आर्म, वो मतलब प्रोजेक्ट करते हैं बाहर की तरफ एट रेगुलर, एक तो डिस्टेंस और दूसरा एंगल, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। रेगुलर डिस्टेंस पे और रेगुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं एक दूसरे से फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मायोसिन, है ना। एंड इज नन एज द क्रॉस आर्म, और इसको हम लोग जो जानते क्या है, क्रॉस आर्म के नाम से। जो आपका ग्लोबुलर हेड है अलॉन्ग विद द शॉर्ट आर्म इज नन एज द क्रॉस आर्म। और ग्लोबुलर जो हेड है वो, उनके पास ना क्या दो चीज़ें और होती हैं। अब यार मायोसिन को भी तो एक्टिन से बाइंड करना है, तो मायोसिन के ऊपर भी एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होंगी, और ये जो है दूसरी एक्टिव एटीपीएज एंजाइम भी होता है ना, एंड हैज़ बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। ये देखो लिखा हुआ है ऊपर जो आपको दिख रहा है, इस जगह क्या है, एटीपी, ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसी के थ्रू ना ये इससे जुड़ेगा जाके, समझ रहे हो, इसी के थ्रू जुड़ेगा। और यहाँ पर जो आपको दिखाएंगे वो कहेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। ये खुद में ही एक एटीपीएज एंजाइम होता है। अब ये यहाँ पे लिखी हुई है ये बात, ग्लोबुलर हेड खुद में क्या है, एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है, खुद में एटीपीएज एंजाइम है। आगे है आपका मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, है ना। तो ये कैसे होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से हम लोग समझेंगे कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लाइड करता है। जो आपके जो ना आपके थिन फिलामेंट जो होते हैं वो थिक फिलामेंट्स के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। पूरा समझ में आएगा अभी आपको। देखिए जैसे होता क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है जब सिग्नल आता है सीएनएस से, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू कि भाई जाओ और तुम्हें काम करना है। मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आया कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्शन कराना है या रिलैक्सेशन, आपको ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कुछ भी करना है। तो मोटर न्यूरॉन, अब देखो ये अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ये डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट इज कॉल्ड अ मोटर यूनिट। जो मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रही है, समझ रहे हो, न्यूरॉन्स तो आप लोग जानते ही हो, है ना। अगर आपने वो पढ़ा हुआ होगा तो अगर आप जानते ही हैं, है ना। आपका कुछ इस तरह से दिखता है न्यूरॉन, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर जो कि उससे कनेक्टेड है, जो मसल फाइबर्स उससे कनेक्टेड है, मसल फाइबर जिनको मसल सेल्स कहते हैं, है ना। तो मैंने आपको सीधे एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन मायोसिन दिखा दिया है, पर जो मसल फाइबर जो मसल फाइबर की सेल से डायरेक्टली अटैच है ना, तो ये लिखा है मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। ये पूरी क्या है, मोटर यूनिट, मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स इज कॉल्ड मोटर यूनिट। अब जो जंक्शन होता है आपका एक मोटर न्यूरॉन के बीच में और सार्कोलेमा के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। अब इसको कैसे कह सकते हैं, ये सेम डायग्राम है जैसे कि मैं आपको बताऊँ अगर, यस, ओके। तो अब देखो, अब उसने मुझसे क्या बोला कि जो मोटर न्यूरॉन है ना, जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन और जो सार्कोलेमा है, समझ रहे हो, सार्कोलेमा समझते हो, मसल फाइबर जो मैंने बना के दिखाया है ना आपको, ये मसल फाइबर जो मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, मसल फाइबर्स की जो सेल दिखाई हुई है, इसी की जो मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा कह रहे थे, समझ रहे हो। तो उसने ये बोला है कि जंक्शन जो कि फाइबर, जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा, इनके बीच में ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला जो जंक्शन मिल रहा है आपको सार्कोलेमा के बीच में और मसल फाइबर के बीच में, ये वाला जो जंक्शन है
इसी जंक्शन को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, समझ रहे? पूरी मिला के मोटर यूनिट कहते हैं, और जो जंक्शन मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं, समझ गए? तो ये चीज़ है। ओके, आगे क्या है, न्यूरल सिग्नल जो कि जंक्शन पे पहुंच रहा है वो एसिटाइल क्लोरीन। देखो आपको ना ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे। न्यूरल सिग्नल आया आपके, न्यूरल सिग्नल आपके जंक्शन पर आया, जंक्शन आपको दिखाया था, उसने एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ किया जिसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं। वो एक एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में जनरेट करेगा। एक जो सार्कोलेमा है उसमें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जो कि पूरे मसल फाइबर में फैल जाएगा, है ना? अब जो मसल फाइबर थी वो इसकी सार्कोलेमा जो कि मतलब अब जो जंक्शन बन रहा था ना इनके बीच में, है ना, तो इसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर दिया, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही इसके सार्कोलेमा के कांटेक्ट में आया, इसने इसको स्टिमुलेट कर दिया और सार्कोलेमा में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। अब ये पूरी जो मसल फाइबर है उसमें सिग्नल चला गया, समझ रहे हो? इसमें पूरी में सिग्नल चला गया और इसने क्या कराया, कैल्शियम आयन को रिलीज़ करवाया, समझ रहे हो? इसमें कैल्शियम आयन रिलीज़ हो गया। अब कैल्शियम आयन आपको पता ही है, कैल्शियम आयन क्या करते हैं, कैल्शियम आयन जाके जो आपका जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ट्रोपोनिन था, है ना, एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जो ट्रोपोनिन आपका मास्क करे हुआ था मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, उनको जाके ये कैल्शियम क्या करेगा, उनसे कहेगा तुम हट जाओ, तो ये हट जाएंगी, तो अब यहाँ से ये हट जाएंगी और यहीं पे आके आपका मायोसिन बाइंड हो जाएगा और फिर आपका क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दिस स्प्रेड क्रॉस द मसल फाइबर कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, है ना, कैल्शियम आयन जो है उससे रिलीज़ हो जाता है और जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ गया वैसे क्या हुआ, कैल्शियम की जो बाइंडिंग है वो किससे हो जाएगी, ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और ट्रोपोनिन से कहेगा तुम हट जाओ, देयर बाई रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। मायोसिन अटैच होनी चाहिए जिससे वो मायोसिन जाके वहाँ से अटैच हो जाएगा। अब एनर्जी जो आई एटीपी हाइड्रोलाइसिस से, क्योंकि आपको पता ही था ये एटीपीएज एंजाइम खुद से ही था, एटीपी के हाइड्रोलाइसिस करके जो एनर्जी मिली उससे मायोसिन के हेड ने क्या किया, एक्टिन की साइड से जाके बाइंड कर गया, है ना, और क्रॉस ब्रिज बना लिया। देखो ये क्रॉस ब्रिज बना लिया, नहीं बना लिया, यस, और जाके इन्होंने क्रॉस ब्रिज बना लिया, ठीक है। अब आपको पूरा ये डायग्राम देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ओके, ये देख रहे हो। तो सबसे पहले आपका एटीपी आया, एटीपी आ रहा है यहाँ पे उसने हाइड्रोलाइज कर लिया, हाइड्रोलाइज करके उसने बनाया क्या, उसने अपना क्रॉस ब्रिज बना लिया, क्रॉस ब्रिज बना लिया, उससे क्या किया, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना तो मसल को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। अब नया एटीपी आएगा फिर से और क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, समझ रहे हो, नया एटीपी आएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। अब उससे इसको पुल करने से होगा क्या कि जो आपके एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो सेंटर की तरफ आ जाएंगे और जेड लाइंस जो इन एक्टिन से जुड़ी हुई थी वो अंदर की तरफ आ जाएंगी, है ना। जो जेड लाइंस थी ना आपकी, वो जेड लाइंस ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कॉजिंग अ शॉर्टिंग ऑफ सार्कोमियर। अब जो सार्कोमियर है वो छोटी हो गई। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग द शॉर्टिंग ऑफ द मसल, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड जो है वो छोटा हो जाता है। ऑफकोर्स यही पूरा आई बैंड है, आई बैंड गेट रिड्यूस, जबकि ए बैंड अपनी लेंथ को रिटेन करता है। अगर आप देख पाएँ तो अब देख लीजिएगा ना, पहले क्या था, मतलब मान लीजिए ये एक्टिन फिलामेंट्स थे हमारे और ये मायोसिन फिलामेंट, तो ये वाला जो बैंड था ये ए बैंड था पूरा, है ना। तो ये छोटा नहीं हुआ है, जो आपके एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्टेड हो गए हैं, ठीक है। ये वाले जो है वो यहाँ से हट के वो जो है वो अंदर आ गए हैं, ऐसे करके अंदर की तरफ आ गए हैं। तो जो आपका जो ये वाला बैंड था वो छोटा हो गया, लेकिन ये वाला बैंड तो उतना ही रहा ना, समझ रहे, ये कहना चाह रहा है वो इसमें, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि द मायोसिन रिलीजिंग एडीपी पीआई गोज बैक्स टू रिलैक्स स्टेट। मायोसिन ने क्या किया, अपने एडीपी और पीआई को रिलीज़ करके वो अपने वापस रिलैक्स स्टेट में चला गया, और जब नया एटीपी बाइंड होगा तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा, ठीक है। उसने ये अपना रिलैक्स स्टेज में तो यहाँ चला गया, ये आराम से अब यहाँ से तोड़ के रिलैक्स स्टेज में चला गया। जब नया एटीपी आएगा तब ये क्रॉस ब्रिज टूटेगा,
समझ रहे हो। वो तो आराम से 80 पे हाइड्रोलाइज उसने यहाँ किया और यहाँ पे जाके उसका जब 80 बैंड करेगा तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा। द ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज बाई मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ATP ना दोबारा से मायोसिन के हेड से हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपके पास कैल्शियम अवेलेबल है। देख रहे हो, हाँ मैं यही बोल रहा था, जैसे कि ना आपका ये ए बैंड था वो तो अपनी लेंथ को रिटेन करेगा। देखो लास्ट तक जो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है उसमें भी ए बैंड की लेंथ तो उतनी है, पर यहाँ जो आई बैंड था ना आपका वो देखो कितना छोटा रह गया है। ठीक है, यही चीज़ है। और ब्रेकेज बनना तब तक होगा जब तक कि जो कैल्शियम है वापस से सार्कोप्लाज्म सिस्टरने में नहीं चला जाएगा और दोबारा से जैसे अब कैल्शियम चला गया तो ट्रोपोनिन क्या करेंगे, एक्टिन की बाइंडिंग साइड्स पे चले जाएंगे जो कि मायोसिन के लिए है। इससे क्या होगा, जेड लाइन वापस से चली जाएंगे, रिलैक्स हो जाएगा। और रिएक्शन टाइम जो इन मसल में है ना कि ये चीज़ वो चीज़ रिलैक्स करना और मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना रिलैक्स करना ये मसल्स में वेरी करता है। रिपीटेड एक्टिवेशन मसल्स का अकोमुलेशन करा सकता है। जैसे लगातार अगर आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराओगे तो लैक्टिक एसिड आपका जमा हो जाएगा, क्योंकि इतना ऑक्सीजन हम लोगों को सफिशिएंटली मिलता नहीं है इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन में। मसल्स को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, अनारोबिक आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज लगातार टूट रहा है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे आपको थकान हो जाती है। अब दो तरह की मसाल होती हैं, एक रेड फाइबर एक वाइट फाइबर होते हैं। रेड कलर वाली जो होती हैं उनको मायोग्लोबिन, उसमें मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है, मायोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है। तो मायोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो कुछ मसल्स में बहुत हाई होता है जो कि उसको रेडिश अपीयरेंस देती है। अब मायोग्लोबिन रेड कलर की है तो उसको बहुत ज़्यादा रेडिश अपीयरेंस मिल जाता है। ऐसी मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेड फाइबर्स कहते हैं। These muscles also contain plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen। अब ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को यूटिलाइज भी करना है, तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के लिए उनके पास ATP भी होनी चाहिए, बहुत माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे होने चाहिए, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया उनके पास बहुत सारे होते हैं और ऑक्सीजन उनके पास होती है और ATP बस से वो बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है ही, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन करके ATP बनाओ। इसलिए ये जो मसल्स हैं इनको एरोबिक मसल्स भी कहते हैं, रेड मसल्स को एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। दूसरे हाथ पे कुछ मसल्स होती हैं जिनमें मायोग्लोबिन कम है, रेड कलर का पिगमेंट नहीं है, तो ना कैसा कलर देती है हमें, पेल और वाइटिश कलर का देती है। ठीक है, देयर आर वाइट फाइबर, जिन्हें वाइट फाइबर्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें कम होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट थे ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। दोनों समझ में आ गया आपको, रेड फाइबर वाइट फाइबर। नेक्स्ट जो हम लोग अपना स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, क्या देखेंगे, स्केलेटल सिस्टम। अब जो है स्केलेटल सिस्टम देखेंगे हम लोग अपना। अब जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का एंड कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। ये सिस्टम जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी बॉडी में जितना मूवमेंट होता है। आप खाना खा रहे हो और मान लो आपके जॉ की हड्डियाँ ही नहीं, मतलब है ना, बोन्स ही, ये हड्डियाँ ही नहीं है, तो आप चल कैसे पाओगे, मतलब आपका जबड़ा नहीं चल पाएगा, आपका हाथ पैर में हड्डियाँ नहीं होगी तो आप चल कैसे पाओगे। बोन्स को कार्टिलेज आपने पढ़ रखा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर, इसमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। Former had a very hard matrix due to calcium salts in it and the later had highly pliable matrix due to chondroitin salts। पहला वाला जो है बोन बहुत हार्ड होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। दूसरे वाले में ना आपके पास कॉन्ड्रोइटिन के सॉल्ट्स होते हैं, वो ना इतना प्लायबल होता है, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो स्लाइटली प्लायबल होता है। ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो 206 हड्डियों और कुछ कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। दो प्रिंसिपल डिवीज़न होते हैं, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक एक्सियल होता है, दूसरा अपेंडिकुलर, समझ रहे हो। एक्सियल स्केलेटन जो है कंप्राइजेस 80 बोन्स along the main axis of the body। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड द रिब्स कॉन्स्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन। समझ रहे हो। अब आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ये आपका जो स्कल होता है, देखिए मान लीजिए ये आपका स्कल जो होता है, स्कल के बाद मैं आपका रफ बना रहा हूँ। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका, समझ रहे हो, उसमें ऊपर आपकी रिब होती है, पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके बाद आपकी जो रिब्स होती हैं, है ना, रिब्स जो होती हैं आपकी, और उसके बाद है ना ये आपका मतलब ये नीचे वाला छोड़ दो तो इतना जो है आपका एक्सियल स्केलेटन बनाता है। अब इसके बाद आपके ये वाले जो निकल रहे हैं, हाथ निकल रहे हैं, ये और ये जो पैर हुए, ये हमारे क्या बनाते हैं, ये अपेंडिकुलर बनाते हैं, समझ रहे हो। ये साइड में से होता है, ये हमारा अपेंडिकुलर में आता है। नेक्स्ट मैं आपको ना एक एक बोन दिखा दूँगा।
डायग्राम में पता नहीं, अभी मेरे को तो नहीं लगता उतना डिटेल में डायग्राम से पूछोगे, पर यार बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से अगर दे दिया कि कौन सी बोन कहाँ है, अगर लोकेट करने को तो बहुत कठिन होने वाला है। आप देखो ये फ्रंटल बोन है, मैं एक मार्क करूँगा ताकि आपका ध्यान रहे और आप बाद में पढ़ भी सकते हो। ओके, ये आपका क्या है, ये वाला जो है वो फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन ये आपका मार्क किया हुआ है। ये आपका पैराइटल है, कान के पास वाला टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल बोन है। ये पीछे वाला ऑसिपिटल बोन है, क्योंकि यहाँ पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो है वो आपकी जो पहला वर्टिब्रल कॉलम एटलस होता है उससे क्या आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं और मूवमेंट कराने में, है ना, यहाँ पे आपके डाई कॉन्डाइलिक मूवमेंट जो होता है वो कॉन्डाइल्स की वजह से होता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की वजह से। तो इसलिए आपको ये याद रहेगा। अब आप क्या याद रख सकते हो, स्फेनोइड बोन। अब जो वाइट कलर में मार्क करी हुई है, वैसे आपको कलर तो नहीं पता कैसे देंगे क्योंकि एग्जाम में कलर नहीं मिलता डायग्राम। ये स्फेनोइड बोन है, ये वाली। एनी हाउ आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी, कई बार पढ़ो याद हो जाएगी। ये एथिमोइड बोन है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर से दिख रहा है, इसको कहते हैं लेक्राइमल बोन। क्लियर है, ये जो है लेक्राइमल बोन है, ये आपका एथिमोइड था। ये आपका नेज़ल बोन है। अब जो ये वाला है इसको जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। क्लियर है, इस वाले को कहते हैं जाइगोमेटिक बोन। ऊपर है मैक्सिला। ये ना, ये वाली हड्डी है ज़्यादातर लोग भूलते हैं, मतलब मैंने बहुत जगह देखा है वो मैक्सिला जाइगोमेटिक में कन्फ्यूज़न रहते हैं, है ना। स्फेनोइड, एथिमोइड, लेक्राइमल कोई दिक्कत नहीं, पर जाइगोमेटिक और मैक्सिला एक बात बताओ, मैक्सिला आपका क्या है, ये मैक्सिला क्योंकि ये दांतों के जस्ट ऊपर है मैक्सिला। आपने कॉकरोच पढ़ा है, चलिए छोड़िए। तो ये मैक्सिला है और ऊपर वाला ये आपका जाइगोमेटिक है, कैसे भी करके याद रखिए। नीचे ये वाला मैंडिबल होता है, ये मैंडिबल है। और अब जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है स्कल के अंदर, स्कल में पहले ये इंक्लूडेड थी, अब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाइवर्ड बोन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी, मतलब सॉरी, हाइवर्ड बोन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द आपका स्कल में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। आपके पास ना, मतलब टोटल जो है आपके पास 22 बोन्स होती हैं स्कल की, ठीक है। उसमें जो 14 है वो फेशियल होती हैं, जो चेहरे की होती हैं, और जो 8 होती हैं वो आपकी क्रेनियम में होती है, ठीक है। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में अगर उसने नहीं दिया तो फिर ठीक है। आपकी ना, मतलब फ्रंटल है 1 है, पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ऑसिपिटल है, ठीक है। और बाकी की आप ऐसे करके ट्रिक भी होती है, NMZ LPI MV। इसका मतलब क्या है, जो ये सारी फेशियल बोन्स हैं आपकी जितने भी ये लिखी हुई हैं, ये नेज़ल है, ये मैक्सिले है, ये जाइगोमेटिक है, ये लेक्राइमल है, ये पैलेटाइन है, ये इन्फीरियर नेज़ल कॉन के है, ये मैंडिबल है और ये वोमर है। अब इसकी ट्रिक की खासियत ये है कि लास्ट वाली दोनों एक एक होती हैं, ठीक है, बाकी सारी पेयर्ड होती हैं। ये सारी पेयर्ड हैं ऊपर वाली, और नीचे की जो मैंडिबल और वोमर है ना, वोमर ये वाली, ये आपकी सिंगल होती है। खैर इतना आपको नहीं करना मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं तो कहूँगा कि ठीक है, जो एनसीईआरटी वही पढ़ो। सेट ऑफ बोन्स क्रेनियल और फेशियल दोनों मिला के 22 होती हैं। क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं, दे फॉर्म हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, क्रेनियल हमारे ब्रेन को बचाता है। फेशियल 14 होती हैं, फ्रंटल पार्ट हमारे इसमें यू शेप जो आपका थायरॉयड बोन दिख रही है, ये बक्कल कैविटी के नीचे होती है, समझ रहे हो। अब यहाँ से पूछ लेगा कि कहाँ होती है थायरॉयड बोन, आपकी बक्कल कैविटी के नीचे होती है। मिडिल ईयर में क्या होते हैं, अब देखो एक्सटर्नल में नहीं, इंटरनल में नहीं, जो ये आपको 3 मसल्स दिख रही हैं, तीनों की तीनों मसल्स आपके मिडिल ईयर वाले पार्ट में होती हैं। इसको याद रखते हैं मिस से, मेलियस इंकस्टापिज, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 होती हैं मसल्स, सॉरी बोन्स होती हैं, मेलियस इंकस्टापिज, ठीक है। और इनको पर्टिकुलरली मिला के तीनों को कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन। स्कल जो है आपका, स्कल है ना, स्कल जो है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मान लीजिए ये इधर चेहरा है ना, तो स्कल जो है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम से ना आर्टिकुलेट करता है। कैसे आर्टिकुलेट करता है, देखो, वर्टिब्रल कॉलम से विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जिसको डायकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं, है ना। ऊपर होता है आपका, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, आपको ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिख रहे थे, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ऊपर आगे आएगा, उसको मतलब एक्सप्लेन कर देगा। वर्टिब्रल कॉलम में ना 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स होती हैं, इनको कॉल्ड वर्टिब्रा एंड डॉर्सली प्लेस्ड। ये हमारी बॉडी में कहाँ डॉर्सल प्लेस्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सिंगल डॉर्सल हॉरो न्यूरल के ना
वर्टिब्रल कॉलम न्यूरल कैनाल होती है हम लोगों के पास, है ना, इसी के अंदर होती है न्यूरल कैनाल। आगे बढ़ेंगे। इट एक्सटेंड, ये कहाँ से एक्सटेंड होती है? हमारे स्कल के नीचे से वर्टिब्रल, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है या वर्टिब्री जो है, जो 26 होती है नंबर में, ठीक है। भूल जाते हैं कई बार, क्या करते हैं हम लोग, याद नहीं रख पाते, तो ये भूलना नहीं है। 26 नंबर में होती हैं आप वर्टिब्रा, ठीक है। कंस्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, हमारे जो ट्रंक है ना, हमारे हेड से नीचे और हमारे यहाँ तक पेल्विक एरिया तक ट्रंक रीजन उसको बोला है। तो वो ट्रंक रीजन जो है उसका मेन पार्ट यही होती है वर्टिब्रल कॉलम। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन, हर एक वर्टिब्रा के अंदर, मान लीजिए अगर ये वर्टिब्रा है तो हर वर्टिब्रा के अंदर ये न्यूरल कैनाल की जगह छुड़ी होती है, हैज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन न्यूरल कैनाल, है ना। इससे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है, आपने अगर हाइंड ब्रेन के पार्ट पढ़े हो, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला ऑब्लांगाटा के बाद में ना, मेडुला ऑब्लांगाटा से पास होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसमें से पास होके जाती है, ठीक है। मान लीजिए एक और ऐसे, मतलब ऐसे कई सारे आपके 26 लगे हुए होंगे, तो सभी में क्या होता है, ऐसे करके सभी में जगह होती है, सभी से ये पास करती हुई चली जाती है, ठीक है। ये जो आपकी बीच में जगह है ना न्यूरल कैनाल के लिए, उससे स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी पास होकर चली जाती है। डन है। फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है एटलस होती है, और वो ऑसीपोड, हाँ मैंने बोला कि ना आगे आएगा। तो पहली जो वर्टिब्रा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटलस। एटलस ना वही जो ऑसीपिटल कॉन्डाइल से करती है। मान लीजिए जो आपकी एटलस है वो ऐसी है, एटलस, और ये डाइकॉन्डाइलिक स्कल ऐसे करके आपकी जो है इसमें फंस जाती है, और यहाँ पर जो जॉइंट बनता है दैट इज़ कॉल्ड पाइवॉइड जॉइंट, है ना। आगे ये भी पढ़ेंगे। द वर्टिब्रल कॉलम, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उनमें ना 7 तो सर्वाइकल होती है, 12 थोरेसिक और 5 लंबर, समझ रहे हो। ये हमारे पास एक ऐसे करके वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। सैक्रल जो है उनमें 5 होती हैं, मतलब 5 होती हैं नहीं, इन द सेंस कि 5 फ्यूज़ होके एक बना लेती हैं, और कॉसेक्स में 4 फ्यूज़ करके एक बना लेती हैं ना, रीजन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मेमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो 7 होते हैं नंबर्स में, ह्यूमंस को इंक्लूड करके। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, बहुत हमें पता ही है। स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर से ही पास हो रही है। सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलर फॉर द बैक। अभी एक तो सपोर्ट का काम प्रोवाइड करता है वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर से रिब्स भी इसी के थ्रू जाती हैं। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो कि हमारे थोरैक्स की मिड लाइन पे प्रेजेंट होती है ना, ये जो आपको दिख रही है ना, ये दिस इज द स्टर्नम, है ना। इसके पास 2 आर्टिकुलेशन होते हैं, किनके पास, रिब के पास। रिब के पास 2 आर्टिकुलेशन होते हैं, इसलिए इसको बाइसेफेलिक कहते हैं, है ना। अपने डॉर्सल साइड पे, है ना, डॉर्सल साइड पे 2 होते हैं। अब वेंटर साइड कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। रिब्स के पास, जैसे कि रिब्स पीछे से निकल के आगे आ रही हैं, तो यहाँ पे इनके पास ना बाइसेफेलिक होती हैं डॉर्सली, यानी कि पीछे साइड 2 होती हैं इसके। ये डॉर्सल दिख रहा है, आगे वाला वेंट्रल होता है, पीछे वाला डॉर्सल होता है। तो पीछे वाला डॉर्सल ही वो बाइसेफेलिक है ना, ये देखा हुआ ना, डॉर्सल ही इसको बाइसेफेलिक। पहली 7 रिब्स ट्रू रिब्स होती हैं, क्यों? क्योंकि उनका काम क्या, उनका क्या होता है कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी जॉइंट होना है, आगे स्टर्नम से भी जॉइंट होना है। तो 7 तो तुम्हारी डायरेक्ट 7 वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ती हैं पीछे, और आगे स्टर्नम से भी जुड़ती हैं। देखो मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं, देखो यहाँ तक आपकी जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें उतना क्लियर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो है 7 जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं। 7 पेयर्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। वो ना पीछे वर्टिब्रा से भी जुड़ी होती हैं, वेंट्रली स्टर्नम से भी जुड़ी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो 8th 9th 10th है ना, ये तीनों ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती जाके उससे, किससे, स्टर्नम से। ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच, ये जो स्टर्नम है इससे जो 8th 9th और जो 10th वाली हैं वो 7th वाली से जाके जुड़ जाती हैं, 7th वाली से जाके जुड़ जाती हैं, और उसके थ्रू वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और जो 11th और 12th है वो तो फ्री घूम रही है बिल्कुल ही, 11th और 12th तो यही लिखा है। 8th 9th 10th जो है वो स्टर्नम से बाइंड नहीं करते हैं, लेकिन वो 7th वाली जो है उससे हाइलन कार्टिलेज की मदद से जुड़ जाती हैं,
और इनको हम लोग वर्टिब्रो कॉन्डल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से तो वर्टिब्रास जुड़ी हैं, आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी, इसलिए उनको ये आगे जाके किससे जुड़ी हैं, कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज से सेवन्थ रेब के, इसलिए इसको वर्टिब्रो कॉन्डल कह देते हैं। लास्ट की जो 2 रेब्स हैं वो वेंट्रली जो है स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर फॉर देयरफॉर गॉट फ्लोटिंग रिब्स। थोरेसिक वर्टिब्रा, ओके, स्टर्नम टुगेदर फॉर्म रिब केज, रिब केज में आपकी रिब्स आएंगी, थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे वाला आएगा है ना, आगे वाला स्टर्नम आएगा, ये सब मिलके रिब केज बनाते हैं। बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल अपेंडिकल स्केलेटन है ना, आप नीचे अब आपको अपेंडिकल स्केलेटन मिलेगा। तो आपको ये ना ये आपको मैं डायग्राम से डायरेक्ट स्टार्ट कर दूँ क्या? आपकी जो 4 लिम्स हैं, तो 4 लिम्स में आपको ना ये सारी बोन्स देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। देखो एक बार डायग्राम देख लो, क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ अबाउट डायग्राम, ठीक है। आगे बहुत अच्छी लाइंस भी हैं इसमें। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, 4 लिम्ब है। अब मैं आपको ना जूम करके दिखा दूँ थोड़ा, इसको हटाओ। देखो जो ये वाली हैं इनको कार्पल्स कहते हैं, मतलब जो आपके रिस्ट बोन्स हैं, रिस्ट, ये 8 होते हैं नंबर में, कार्पल्स रिस्ट बोन्स है। और उसके बाद ये जो है ये आपकी मेटाकार्पल्स कहलाती हैं, समझ रहे हो? ये आपकी मेटाकार्पल है। तो क्लियर हो गई मेटाकार्पल। अब ये कितनी हो गई? 5 हो गई। बाकी बची फेलेंजेस। फेलेंजेस होती हैं 14 इन नंबर्स। अब 14 कैसे? देखो इनमें तो 3 हैं, इन जो ये 4 उंगलियां हैं इनमें तो आपकी 3 फेलेंजेस हैं, इन्हें फेलेंजेस कहते हैं। ये 3 है ना, और जो अंगूठा है उसमें 2 ही हैं, सही है। तो 14 आपकी फेलेंजेस होती हैं, 5 आपकी मेटाकार्पल होती है। अब देखो ये होती है रेडियस, जो आपकी अंगूठे की साइड होती है ना उसे रेडियस बोलते हैं। देखो ये वाली रेडियस होती है, और ये वाली होती है अल्ना, ये ह्यूमरस होती है। स्कैपुला क्या है? ये ट्रायंगुलर बोन जो 2nd और 7th रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इसको स्कैपुला कह रहा है। अंदर वाली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाली जो ट्रायंगुलर बोन दिख रही है ना, ये इसको स्कैपुला कह रहा है। आगे और आपको आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। 8 होती हैं, और मेटाकार्पल पाम बोन्स 5 होती हैं नंबर में, फेलेंजेस 14 होती हैं। फीमर जो थाई की बोन है, अरे यार थाई एकदम करवा दें क्या? चलो थाई भी देख लो भाई, देखो हाँ तो देख लेते हैं। ये जो थाई की बोन है ये सबसे बड़ी बोन होती है, फीमर। ये आपको पटेला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ना मैं आपको बताऊँ सेम है जैसा हाथ में था, जैसे कि वो कार्पल थी, ये टार्सल्स हैं। ये ना 7 नंबर होती हैं, उसकी जगह क्या आ गया, पटेला आ गया है 1 की जगह। ये आपकी मेटाटार्सल है, ये 5 नंबर्स होती हैं, और ये फेलेंजेस तो आपकी जो है 14 नंबर्स ही होती है। अब इसमें क्या याद रखना है, जो आपकी अंगूठे की साइड है वो टिबिया है ना, टिबिया है। उधर वाली क्या है, फाइबुला, सही है, टिबिया फिबुला। 7 थी, 8वीं ये हो गई। अब देखो ये ना आपको पेल्विक गर्डल मिलेगा, मतलब पेल्विक गर्डल की ये 3 बोन्स होती हैं, इलियम, स्ट्रियम और प्यूबिस। देखो ये कितना अच्छे से मार्क किया हुआ ना, किसी दिन पूछ लिया ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इलियम, स्ट्रियम, प्यूबिस दिया हुआ है, ये स्ट्रियम है ना, यू करके आ रहा है ना, तो ये स्ट्रियम है, ये प्यूबिस है। अब ये सेक्रम होता है। अब आपको ये चीज़ आगे मिलेगी, ठीक है, आगे आप देख पाओगे। अब पढ़ते हैं ना तब क्लियर हो जाएगा। टिबिया, फिबुला, टार्सल, एंकल बोन जो होती है 7 नंबर, मेटाटार्सल 5 नंबर, और जो फेलेंजेस हैं वो 14 नंबर में होती हैं, ठीक है। उसके यहाँ एक कप शेप बोन होती है, इसको पटेला कहते हैं, वो कि हमारी नी को जो है वेंट्रली कवर करता है। पेक्टोरल पेल्विक गर्डल जो है हमारा, वो क्या करता है, आर्टिकुलेशन करता है अपर और लोअर लिम्ब की, किससे, एक्सियल स्केलेटन से। मान लीजिए एक्सियल स्केलेटन है, अब ये बोन्स ये हमारे हाथ हैं, तो इनको इससे कनेक्ट भी तो कराना है। तो कनेक्ट कराने के लिए हमारे पास ऊपर होता है, क्या होता है ऊपर, पेक्टोरल, और नीचे होता है पेल्विक गर्डल। ईच गर्डल इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ। हर गर्डल में 2 हाफ होते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल जो है उसमें एक क्लेविकल होती है, एक स्कैपुला होती है, ठीक है। क्लेविकल आपको पता है, क्लेविकल ये बोन देखो मैंने आपको मेंशन नहीं करवाया, ये जो होती है ना इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये क्लेविकल बोन होती है, ठीक है। तो ये जो स्कैपुला, ये जो क्लेविकल है, स्कैपुला आपको बताई थी ट्रायंगुलर बोन थी, डॉर्सल पार्ट में थी, थॉरैक्स के 2nd और 7th रिब्स के बीच में थी।
डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज़ अ स्लाइटली। अब इस पे क्या होती है स्कैपुला पे, स्कैपुला जैसे ये है तो इस पे क्या होती है स्लाइटली एलिवेटेड रेज होती है ऐसे करके, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्पाइन कहते हैं, जो कि फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस एज अ एक्रोमियन। अब ये एक प्रोसेस बनाती है फ्लैट एक्सटेंडेड, है ना, ये जो खुद में फ्लैट एक्सपेंडेड होती है और प्रोसेस बनाती है एक्रोमियन। अब होता क्या है, जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन जो है वो उससे आर्टिकुलेट करती है, जो एक्रोमियन बना दिया ना इसने, स्लाइटली एलिवेटेड रिज जो था, एक्रोमियन कैविटी बना दी थी जो एक्रोमियन, वो क्लेविकल जो बोन है ना आपकी ब्यूटी बोन, वो जाके इसी से आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। और बिलो द एक्रोमियन, नीचे, ऊपर नहीं, एक्रोमियन के नीचे इज अ डिप्रेशन, जिसको हम लोग ग्लिनोइड कैविटी कह रहे हैं, है ना, ये जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं ग्लिनोइड कैविटी कह रहे हैं। इससे ह्यूमरस जो है, हाथ की जो रेम बोन थी ह्यूमरस, वो इससे जाके जॉइंट होती है, ह्यूमरस फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन, ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विद 2 कर्वेचर होते हैं। हर क्लेविकल बोन में 2 कर्वेचर होते हैं, मतलब अब पूरी बोन है तो उसमें 2 ही कर्वेचर हैं लास्ट में स्टार्टिंग में। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन, ठीक है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। अब पेल्विक गर्डल में 2 आपकी जो है कॉक्सल बोन होती हैं, 2 कॉक्सल बोन होती हैं, एक इस तरफ 2 कॉक्सल बोन, एक इस तरफ कॉक्सल बोन, और ये बीच में प्यूबिक सिम्पाइलस से जुड़ी हुई होती है ना। कॉक्सल बोन जो है फ्यूज़न बनती है, एक कॉक्सल बोन 3 बोन्स के फ्यूज़न से बनती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब जहाँ ये तीनों मिल रही होती हैं इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, वहाँ पे कैविटी बनती है, इसको एसिटाबुलम कहते हैं। एसिटाबुलम कैविटी में जो थाई की जो थाई बोन है वो आर्टिकुलेट करती है। 2 हाफ जो पेल्विक गर्डल के हैं वो वेंट्रली मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, डॉर्सली नहीं मिलते, वेंट्रली मिलते हैं, टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइज कंटिन्यूस फाइबरस कार्टिलेज। उससे बनेगा क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनेगा, जैसे कि फाइबरस कार्टिलेज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट्स। समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया तो यार डिटेल लेक्चर लेना, बिकॉज मैं तो यही चाह रहा हूँ कि इससे जल्दी रिवाइज हो सके। जॉइंट्स किस लिए ज़रूरी है, ताकि आप ना जितने मूवमेंट्स कर रहे हो जॉइंट्स तो ज़रूरी है, क्योंकि जॉइंट ना फलक्रम की तरह काम करते हैं। लोकोमोटरी जो इनमें ऐसा नहीं है कि इसमें लोकोमोशन नहीं होगा अगर जॉइंट्स हैं तो, ठीक है। जॉइंट्स ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बोन्स के, या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच में वो कनेक्शन है जो कि मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। फोर्स जैसे मसल ने आपको जनरेट किया, मसल जनरेट करेगी, कहेगी भाई कि चलो जाओ मूवमेंट करो जॉइंट्स की, तो जॉइंट एक फलक्रम की तरह काम करते हैं। जैसे ना आपका जो बीच में जॉइंट है आपके हाथ में, हिंजी जॉइंट जैसे बोलते हैं, तो वो ना क्या करेगा, आपके फलक्रम की तरह काम करता है जॉइंट, वो वहाँ से ही मूवमेंट होती है। मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। अब कितना मूवेबल है उस जॉइंट पे आपकी जो बोन्स मसल्स हैं, जो बोन्स कार्टिलेज हैं, वो कितने मूवेबल हैं, काफ़ी सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जॉइंट्स को हम काफ़ी पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 आपके मेजर हैं, 3 मेजर है एक्चुअली, फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल। साइनोवियल वाले वो होते हैं जिनमें कि फ्लूइड भरा होता है, और कार्टिलेजिनस होते हैं, फाइब्रस होते हैं। फाइब्रस आपका कोई मूवमेंट नहीं दिखाते, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर में, है ना, जो एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, और डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं, और फ्यूचर्स की फॉर्म में, है ना। आपने देखा हो अगर मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखो, ये देखो, ये होते हैं फाइब्रस टिश्यू, ये फ्यूचर्स की फॉर्म में जुड़े हुए हैं ना, ये होते हैं फाइब्रस टिश्यू। और फाइब्रस टिश्यू के बाद क्या है आपका, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। बोन्स जो होती हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई होती है। ये आपको वर्टिब्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका देखो वर्टिब्रा होता है थोड़ा इलास्टिक सा होता है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है, और इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही बेंट हो जाए, थोड़ा मूवमेंट करते हैं, पैट लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। एक होते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट्स। अब ये क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स का मतलब ये है कि उनमें फ्लूइड भर गया है जॉइंट कैविटी में। जैसे जॉइंट की जो कैविटी है, जैसे कि आपकी जो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस कर रहे थे, एसिटाबुलम कैविटी बना रहे थे, उस जॉइंट पे आपके क्या भर गया है, फ्लूइड भर गया। ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं, उसमें ना उसमें भी कंसिडरेबल मूवमेंट होता है। ऐसा तो है नहीं कि यार तुम ना अपनी जो एल्बो वाली जो जॉइंट है उसको बिल्कुल 360 कर देते हो, क्या नहीं, है ना, उतने ही डायरेक्शन में होता है, ऐसे लिमिटेड है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो आपका प्रेजेंट होता है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्भिड के बीच में। हाथ में जो आपका ना आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो आपकी कैविटी बताई थी ना, ग्लिनोइड कैविटी, है ना, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में जो है, ह्यूमरस और हाथ वाली जो हड्डी है
और पेक्टोरल गर्डल के बीच में थी, वो आपकी क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हिंज जॉइंट आपका नी जॉइंट होता है, जो नी में आपका जॉइंट है ना, नी जॉइंट, वो पाइवॉइड जॉइंट जो आपका एटलस और एक्सेस के बीच में होता है। एटलस जो होती है वो पहली होती है वर्टिब्रा, दूसरी होती है एक्सेस। इनके बीच में जो होता है वो आपका क्या प्रेजेंट होता है, पाइवॉइड जॉइंट प्रेजेंट होता है। एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि आपके कार्पल्स के बीच में होता है। कार्पल समझ रहे हो, जो आपकी रिस्ट बोन्स थी है ना, जो पैर में भी उस जगह टार्सल्स थी, कार्पल्स टार्सल्स दोनों के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। जो 8 हड्डियाँ होती हैं ना, वो उनमें फ्रिक्शन हो सकता है, तो उस जगह वहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है वो आपके थंब का जो कार्पल होता है, कार्पल्स होती है ना, कार्पल थंब की जो कार्पल है ना, और मेटाकार्पल, उनके बीच में ही प्रेजेंट होता है। अब आपके केवल रह जाते हैं डिसऑर्डर्स, है ना, केवल डिसऑर्डर्स रह गए हैं। हम लोग डिसऑर्डर्स देखेंगे तो पहला डिसऑर्डर क्या है आपके पास, हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस केवल एक लाइन आती है या दो लाइन याद रख लो। एक तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, खुद से पैदा हुआ, खुद ही इम्यूनिटी का मारा हो जा रहा है ना। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो आपको बताया था ना, आपको मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बहुत अच्छे से याद होगा, जो मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच में बन रहा था ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको अफेक्ट करता है ये। और उससे क्या होता है, थकान होना, वीकनिंग एंड पैरालाइसिस हो जाती है स्केलेटल मसल्स की। यार जब तुम्हारे रिसेप्टर्स ही सही नहीं होंगे, जंक्शन ही ख़राब हो गया, तो वहाँ पे तो हो गई ना पैरालाइसिस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, ये आपकी कैसी बीमारी है पता है, जेनेटिकली बीमारी है। सवाल ये आता है जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है। आपकी ना एक डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होती है, वो नहीं बन रही सही से, तो वो नहीं बनती तो आपका जो स्केलेटल मसल्स है वो इसका लगातार डीजनरेशन होता रहता है। एक होता है टिटेन, बहुत तगड़े से स्पाज्म हो जाता है क्योंकि कैल्शियम इतना प्रेजेंट नहीं। अब इसमें क्या है कि कैल्शियम इतना प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत दिक्कत, मतलब बहुत बड़ा ये एक वो होता है मैकेनिज्म है। कैल्शियम नहीं है, सोडियम वोल्टेड गेटेड चैनल्स जो हैं वो ओपन है, वो ओपन नहीं हो रहे हैं। और उसके अलावा लंबा मैकेनिज्म है न्यूरो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, आराम से देखना। अभी आपके बारे इतना याद रख लो कि कैल्शियम कम होता है तब टिटेनी होता है, ज़्यादा होता है तब नहीं होता। और रैपिड स्पाज्म में एकदम बहुत तगड़े तरीके से रैपिड स्पाज्म होता है लो कैल्शियम की वजह से। आर्थराइटिस, जॉइंट्स का सूज जाना, डॉक्टर आर्थो सुना होगा आप लोगों ने, है ना, जॉइंट्स पे सूजन आ जाती है इसकी वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो कि बोन में जो मांस की कमी हो गई है, फ्रैक्चर बढ़ने के चांस ज़्यादा है, फ्रैक्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन की कमी से हो जाता है, वुमेंस में आप देखते हो उम्र बढ़ती जाती है तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। उससे क्या होता है, डिक्रीज बोन मास हो जाता है, दिखने लगता है आपको हड्डियों का, और फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। गाउट क्या होता है, अब गाउट भी इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स का ही सूजना, पर इसमें क्या है, इन जॉइंट्स में यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जमा हो जाते हैं जाके। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो गए तो वहाँ पे आप कहोगे, और उसकी वजह से स्वेलिंग हुई तो उसको कहोगे गाउटा आर्थराइटिस। ठीक है बेटा, थैंक यू।